Fourth point, their compounds are predominantly ionic. ये लिखते जाओ साथ में, their compounds are predominantly ionic except lithium and beryllium. इसके बारे में डिटेल में हम बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लिथियम और बेरिलियम थोड़े से कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं और उसके पीछे जो कारण है छुपे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लेकिन अभी हम क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हम पूरा ग्रुप वगैरह नहीं पढ़ रहे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे एक ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना है, लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, जबकि बाकी सब क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। तो इनको छोड़ के, यानी ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बट कुछ कोवेलेंट भी बनाते हैं, बट बाकी सभी आयनिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आयनिक? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ग्रुप 1 elements, group 1 elements are known as इनको कहते हैं एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। एल्कलाई का ग्रीक में, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिक, बेस से रिलेटेड, एल्कलाई मेटल्स, बिकॉज they react with water to form alkali, that is basic solutions। जब पानी में जाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, पता है ना सबको, 10th क्लास में पढ़ लिया, आई थिंक 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे पता है। कोई भी मेटल होता है जैसे सोडियम, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पता है ना सबको? हाँ, जो मेटल होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ 2 लगा देते हैं, पता है सबको अच्छे से। यहाँ भी 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 लगाते हैं। क्यों भाई? मुझे अच्छी तरह पता है, तो पता ही होगा। एसिड के साथ भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो एसिडिक सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट। चलिए 6th पॉइंट, ग्रुप 2 elements are known as alkaline earth metal, earth metals, because their oxides react with water to form alkali। alkali मतलब that is basic solutions, and these are
formed, these are found in the soil और अर्थ। तो इनको एल्कलाई अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं और जब पानी में जाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसलिए इसको एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। समझ में आ गया दोनों बातें? आई थिंक क्लियर है यहां तक। लास्ट पॉइंट, अच्छा ये अभी जो जितना आप एक चीज और समझ लो, अभी अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूरा एक एक चीज को कई डिटेल में हम लोग समझेंगे पूरी रिएक्शन के साथ। अभी एक ब्रॉड व्यू में चल रहे हैं क्योंकि हमारा एम अभी एक ब्रॉड व्यू में पीरियोडिक टेबल को समझना है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ elements in S block is 14 elements होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 14। पहले और दूसरे को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 14 होते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? पीरियोडिक टेबल में हमने देख सकते हैं हम लोग। पहले में 8 हैं, पहले ग्रुप में 8 हैं और दूसरे पहले ग्रुप में 8 हैं, दूसरे ग्रुप में 6 है। तो इस तरह से हो गया क्या यहाँ तक? तो ये अपना एस ब्लॉक हुआ। अब अपन चलेंगे पी ब्लॉक। तो ऐसे पी ब्लॉक के बारे में जनरल जानकारी लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर ऐसे ही है भैया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ओके, लिख लिया सबने? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े क्या? यहां तक नोट डाउन कर लिया है? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा है यार तुमने? सर स्कूल खुल जाए लिखा है किसने? स्कूल खुल जाए सभी चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं सेकंड पर, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। विधि ऐसा करना, तुम एक जो अटेंडेंस है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना वाला, ठीक है? यस सर। मुझे भेज देना अभी। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? पहला पॉइंट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना ये वाला पॉइंट। दी जनरल, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? NS2 NP 1 to 6। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 NP 1 to 6। कैसे? क्योंकि कोई भी पी ब्लॉक में आएगा तो S होके ही आएगा। यहां तक लिख लिया है? ग्रुप 16 के एलिमेंट को कैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्कोजन का मतलब होता है कॉपर ग्रीक लैंग्वेज में, और ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन सल्फर वगैरह होते हैं इनके साथ कॉपर रिएक्ट करके सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में हमको अर्थ में मिलता है, इसलिए इसको कैल्कोजेंस कहते हैं।
चलो जल्दी से लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके आगे चलें। थर्ड पॉइंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कौन कौन से ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटिन भी है, आर कॉल्ड हेलोजन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन? जो हेलो होता है इसका ग्रीक में मतलब होता है सॉल्ट। हेलो को ग्रीक में सॉल्ट कहते हैं। और ये जितने भी 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये जनरली सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे NaCl, MgBr, MgBr2 एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं इसलिए इनको हेलोजेंस कहते हैं। अंडरस्टूड? ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, बिकॉज दे हैव completely filled their valency shell. Okay, and they are found in pure form. ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं और प्योर फॉर्म में मिलते हैं और कंप्लीटली फिल्ड होता है इनका वैलेंसी सेल, इसलिए। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव होते हैं तो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म में क्यों मिलते हैं? ये क्योंकि नॉन रिएक्टिव होते हैं ना। पांचवा पॉइंट, then the non-metallic character increases. The non-metallic character increases from left to right. बाएं से दाएं चलने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या सर 3.4 से चालू होगा? 3.4 से चालू होगा? क्या बोल रहे हो, हो गया? अच्छा 3 पॉइंट हो गया था। तो ये 4th पॉइंट हो जाएगा, ये 5 पॉइंट हो जाएगा, ये 6 पॉइंट हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके। और नॉन मेटल कहते हैं किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे अपन तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज। The p block elements together with s block
the P and S block elements are called representative elements. और main group elements. इनको पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं? देखो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी इन दोनों में आ जाते हैं। तो एक तरह से पूरे होता है ना, जैसे जो है पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी क्लास जिसमें बहुत अच्छा बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है और बहुत खराब बच्चा भी है। तो ऐसा अगर कोई क्लास है, हम बोल सकते हैं भैया ये पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे का मतलब पढ़ाई की बात हो रही है ना। ऐसा तो कोई ना सोचे कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ तो मैं खराब बच्चा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही बता रहे हैं, P and S block elements are called representative elements और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि P और S ब्लॉक अगर हम मिला दें तो इसमें मेटल भी आ जाते हैं, नॉन मेटल भी आ जाते हैं और मेटलॉइड भी आ जाते हैं। तो भाई एक तरह से पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, D और F ब्लॉक में तो मेनली मेटल ही, तो मेटल और तो S और P ब्लॉक को मिलाकर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स कह देते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। क्यों, इतनी चीज समझ में आ गई क्या? तो ये हमारा P ब्लॉक हो गया। क्या D ब्लॉक पे चले और फिर थोड़ा सा F ब्लॉक पढ़ेंगे और बस अपना ये वाला चीज खत्म हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ऐसी थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है वो बिल्कुल याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। क्यों, आगे बढ़े क्या? ऑल ओके? बोलिए भाई। ओके, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, पहला देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका याद होना चाहिए ना। एस का कितना था, एस ब्लॉक का कितना था, NS1 to 2। पी ब्लॉक का कितना निकला है, NS2 NP1 to 6। अब डी ब्लॉक का देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ध्यान से देखना, N-1 S N-1 D 1 to 10 NS 0 to, ये है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कई बार, पर ऐसे ही लिखो, ये ज्यादा ठीक। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फोर्थ, अगर फोर्थ ऑर्बिट में 4s2 आया है तो इसके एक पहले मतलब 3D, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक कुछ भी आएगा। अच्छा, अभी तक अपन ने NS0 वाला नहीं देखा है, वो हायर डी इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, तो अभी उसको ज्यादा अपने को जोर नहीं देना है। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस यू शुड रिमेंबर। N-1 D 1 to 10 और NS0 to 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेकेंड पॉइंट, दे कंप्राइज
of group 3 to 12, they all are metals. इनमें metals ही होते हैं केवल. Third point, they mostly form colored ions. आप लोगों ने KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है, KMnO4? तो उसमें जो मैंगनीज होता है ना, वो आपको पता है ना, वॉयलेट कलर का होता है KMnO4. फिटकरी के कंपाउंड जो होते हैं उनमें मेनली ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं, और वो ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, इसलिए इनके कंपाउंड भी कलर होते हैं. उनके कलर होने का कारण क्या है, तो वो डिटेल है, उसको अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाई डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव कलर्ड आयंस, वो अपन उसमें पढ़ते हैं. ठीक है, कलर्ड आयंस. एग्जिबिट वेरिएबल oxidation states and are used as catalyst. मोस्टली इनका यूज कैटलिस्ट में होता है. जैसे कैटलिस्ट में आयरन का यूज होता है, निकल का यूज होता है, पैलेडियम का यूज होता है ना, etc. ये सब यूज होते हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यूज होता है इनका. ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप पढ़ोगे आगे चल के, तो उसमें भी इनका कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं. कैसे काम करता है कैटलिस्ट, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे. सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहां पे आप कैटलिस्ट का फंक्शन पढ़ोगे. ठीक है, अभी तो इतना ही ध्यान रखना. They form a bridge. They form a bridge between chemically active metals like S block. S block जो है बहुत केमिकली एक्टिव है, एंड लेस एक्टिव मेटल्स ऑफ ग्रुप 13. ग्रुप 13 में जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, तो ये लेस एक्टिव है ना. तो एस ब्लॉक के बहुत ज्यादा एक्टिव और ग्रुप 13 के कम एक्टिव. इनके बीच एक ट्रांजिशन, यानी हायर एक्टिविटी से लोअर एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. एंड ग्रुप 14 एंड thus these are called transition metals और एलिमेंट्स. समझ में आया क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, है ना. डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में पड़ता है. और ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाईली एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक ट्रांजिट टुवर्ड द लेसर एक्टिव मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक, उनके बीच में यार. क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या. ट्रांजिशन एलिमेंट्स have partially filled. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेई वगैरह नीट वगैरह पूछता है. इंपॉर्टेंट. have partially filled d orbitals and hence zinc, cadmium and mercury
are not called transition elements. Since they have completely filled d orbitals. देखो ये जो तीन है इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह सकते हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेन डेफिनेशन ये है कि उनके डी ऑर्बिटल्स, हाँ स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि जिंक, आपको पता है जिंक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 20 हो गए और 3d10, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह से कैडमियम और मरकरी का भी देखेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम दो डेफिनेशन से समझ सकते हैं, एक तो एक्टिव मेटल से नॉन एक्टिव मेटल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रांजिशन कह रहे हैं, और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खासियत है कि उसके लास्ट, उसके जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। अगर ठीक है, तो जिंक कैडमियम और मरकरी तीनों के डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो कह सकते हैं, पर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ओके, यहां तक समझ में आ गया क्या? कैन वी मूव फॉरवर्ड? लास्ट एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो बहुत थोड़ा सा देखना है, फिर हमको आगे बढ़ना है। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? ओके, लास्ट है अपना फोर्थ, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी डी ब्लॉक बोल दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट देयर, ओके मैं सीधे लिख देता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीएसई, ये कितना होता है n-2। अब इसको याद रखना है, हम लोग ज्यादा डिटेल में एफ ब्लॉक को नहीं देख सकते, तो इसको याद रखना है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछता है 1 to 14 n-1 d 0 to 1 एट ns2, मतलब लास्ट ऑर्बिट के s पूरे भरे रहेंगे, उसके एक पहले में, तो एक पहले b में 0 से 1 रहेंगे और दो पहले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये एफ ब्लॉक का बस आपको ज्यादा ये पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपको पूछता नहीं है कहीं पे भी। दे कंप्राइज ऑफ 2 rows, दे कंप्राइज ऑफ 2 rows of elements, 2 rows of elements at the bottom of periodic table called lanthanoids and actinoids. Okay, तीसरा, these are called inner transition elements। चौथा, they all रिजॉइन और मेटल्स, नहीं रिजॉइन नहीं कर सकते, अपने पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अच्छा, इसकी एक वो लेके भेजने वाला, जल्दी से व्हाट्सएप करें मुझे, अटेंडेंस मुझे लेके भेजना विधि।
the Yes, sir. Yes, sir. Yes. elements after uranium are called transuranium. बस जल्दी से लिख लो, टाइम खत्म हो रहा है। तो ये हमारे सारे ब्लॉक हो गए। कल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रांस